नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधे एकेडमी पर। और मैं हूं रोहित कुमार। देखिए, आज जो 12वीं क्लास की बायोलॉजी का आपका चैप्टर जो है वो जैव विकास है। और शायद ये बहुत दिनों बाद वीडियो डल रहा है 12वीं क्लास का। तो इसमें क्या है, इसमें आज जो जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। और कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपने अपने विचार दिए हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। और सबसे पहले देखेंगे कि इसका पता कैसे चला। देखिए, जैव विकास की एक कल्पना की गई कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, तो हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत पुरानी है। और ये माना गया कि पृथ्वी पहले एक आग के गोले के समान थी, जिसपे जिसपे बहुत ही कोई गैस पर्यावरण नहीं था। ये धीरे धीरे ठंडी हुई, कुछ गैसें बनी, जिसके द्वारा जल में रहने वाले एक कोशिकीय प्राणी के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई। वो एक कोशिकीय प्राणी वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उसमें परिवर्तन आया। और एक कोशिकीय प्राणी बहुकोशिकीय प्राणी में बदल गए। इस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई। अब इसके बारे में जो वैज्ञानिक थे उनके अपने अपने अलग अलग विचार थे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए आप। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति के विषय के बारे में। ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग लगभग 2000 करोड़ वर्ष पुराना है। जो ब्रह्मांड को माना गया है वो लगभग में 2000 वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह है। आकाश गंगाएं क्या होती है इसको समझिए। आकाश गंगाएं लाखों करोड़ों तारों के समूह, उसको ही आकाश गंगा कहा जाता है। जैसे कि हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्क वे है, यानी हिंदी कहते हैं मंदाकिनी या मिल्क वे, जो है तारों के बहुत से अधिक तारों के समूह को ही आकाश गंगा कहते हैं। तो देखिए, तो ये ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग महाविस्फोट, एक ये विस्फोट बताया गया जिसका नाम है बिग बैंग महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। ये विस्फोट भौतिक रूप है। क्या रूप है? भौतिक रूप है, जिसके चलते ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यानी ये जब विस्फोट हुआ उससे ही इसका बताया जाता है कि विस्तार हुआ और ताप में कमी आई। तो यानी पृथ्वी पर कहीं पर एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ होगा जिससे कि पृथ्वी बनी और उसमें उसके ताप में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी, जिससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम से ही तारों का निर्माण होता है। जो तारे बने होते हैं वो गैसों से बने होते हैं, जिसमें कि हीलियम और हाइड्रोजन गैसें बनी, जिससे क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। मिल्क वे आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो मिल्क वे आकाश गंगा के करीब आती है। तो बताया गया है कि 4.5 मिलियन यानी 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। किसका? पृथ्वी का जन्म जो माना जाता है हमारी आकाश गंगा के अनुसार, वो माना जाता है कि 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। यानी कहने का मतलब है जब पृथ्वी बनी थी उस समय पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले पदार्थ थे। यानी जब पृथ्वी ठंडी हुई तो प्रारंभिक अवस्था में जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले, ढकने से तात्पर्य है कि ये गैसें हैं तो पृथ्वी की चारों ओर ये विद्यमान थी, जिसे हमने ढकने का नाम दिया गया है। देखिए आगे, सूर्य से आने वाली यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें ने पानी को
H2 यानी हाइड्रोजन, क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, O अलग हाइड्रोजन अलग, तो क्या हाइड्रोजन तथा O2 में विखंडित कर दिया। यानी यूवी जब किरणें सूर्य से आई तो जल को उन्होंने हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन में बदल दिया। हल्की H2 मुक्त हुई और O2 से यानी ऑक्सीजन से अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी और CO2 अन्य गैसों की उत्पत्ति हुई। ये बताया जाता है कि जब सूर्य से आने वाली किरणें ने क्या किया, जल से हाइड्रोजन को अलग किया और ऑक्सीजन को अलग किया। हाइड्रोजन के साथ H2 मुक्त हुई यानी हाइड्रोजन मुक्त हुई, और O2 ने क्या किया, O2 ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का निर्माण किया। ये तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि बिग बैंग और अन्य के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक आएंगे जिन्होंने अपने अपने विचारों को दिया है और बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक है लुई पाश्चर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पर जो जीव हैं उसी से जीवन की उत्पत्ति हुई है। यानी पृथ्वी पर जो जीव थे उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए लुईस पाश्चर ने क्या किया, एक प्रयोग किया, एक प्रैक्टिकल किया। उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसमें जीवाणु रहित यानी उसमें कोई भी जीवाणु नहीं था और मृत ईस्ट डाला और उसे कपड़े से ढक दिया, तो देखा कि उसमें कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हुआ। एक फ्लास्क लिया, दूसरा फ्लास्क लिया, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि एक फ्लास्क लिया जिसमें मृत ईस्ट डाला और जीवाणु रहित जल लगाया, तो इसमें और कपड़े से या किसी से कॉटन से इसको ढक दिया, तो इसमें क्या हुआ, कोई भी जीव नहीं बना। क्या नहीं बना, कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ। फिर क्या किया उन्होंने, एक दूसरा फ्लास्क लिया जिसमें क्या किया, उसे खुला छोड़ा और उसमें ईस्ट डाला, मृत ईस्ट डाला और नए उसमें और उसे खुला छोड़ दिया उपस्थिति में वायुमंडल की, तो उसमें क्या होगा, जीव पैदा हो गई, जीव पैदा हो गए। लेकिन ये सिद्धांत जो है ये नहीं बता पाता है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगाया। तो देखिए लुई ने सावधानी पूर्वक एक प्रयोग को करते हुए प्रयोग किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही मिलकर आता है। यानी उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो पहले से जीवन है उसी से ही नया जीवन बनता है। देखिए उन्होंने एक प्रयोग किया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत ईस्ट से जीव नहीं पैदा होते, जबकि दूसरे फ्लास्क में मृत ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद ही नए जीव पैदा हो गए। ये खुला फ्लास्क था। यानी कहने का मतलब है कि जो फ्लास्क खुला था और उसमें मृत ईस्ट डाला तो उसमें जीव पैदा हो गए, और जिसमें जीवाणु रहित और मृत ईस्ट और उसे ढक दिया उसमें जीव पैदा नहीं हुए। वो कहने का मतलब है इसमें जीवन पहले से नहीं था और इसमें जीवन, जैसे जीवाणु उसमें बताया कि जीवाणु रहित और जीवाणु से मिला हुआ, तो इसमें जीव पहले से था, इसमें जीवन पहले से नहीं था। इसी कारण इसमें जो है नए जीव उत्पन्न हो गए, इसमें जीव उत्पन्न नहीं हो गए। देखिए इस प्रयोग से सिद्ध नहीं होता कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसलिए ये बेकार हो गया। कहने का आप समझ गए हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि लुईस पाश्चर ने दो फ्लास्क लिए जिसमें एक फ्लास्क में जीवाणु रहित और मृत ईस्ट को डाला और कपड़े से ढक दिया, जिसमें कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वाले में खुला छोड़ दिया और मृत ईस्ट डाला और पानी को जीवाणु रहित नहीं किया, उसे ऐसा ही डाल दिया जिसमें जीव पैदा हो गए। तो उन्होंने कहा कि जीवन पृथ्वी पर जीवन जो पैदा हुआ है
वो पहले से मौजूद किसी जीव से ही पैदा हुआ है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मिलर का प्रयोग। मिलर के बारे में मिलर ने एक प्रयोग किया जिसमें बताया, देखिए एक फ्लास्क लिया जिसमें कुछ गैसें ली, मीथेन, अमोनिया, जल और हाइड्रोजन। उसने इसलिए ये प्रयोग ऐसे किया कि जब जीवन की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई होगी तो उस समय के अनुसार ही उसने ये माहौल दिया कि देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। सोचने वाली बात है, उसने कितना दिमाग लगाया होगा कि पृथ्वी का तापमान पहले कैसा था, क्योंकि अभी आपने पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे कि यूवी किरणों से हाइड्रोजन जो जल था वो हाइड्रोजन अलग हुई और ऑक्सीजन अलग हुई, उनके अनुसार ही तो ये उसने बनाया। उसने क्या किया, यहाँ उबलते हुए जल की व्यवस्था की, क्योंकि जल उस समय गर्म होगा तो यहाँ जल की व्यवस्था की, और उसने ये गैसें ली, और क्योंकि ज्वालामुखी वगैरह थे तो वहाँ एक बहुत बड़ी कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जैसी उत्पत्ति रही होगी, तो उसने क्या किया, गैसों को यहाँ करके इसमें डिस्चार्ज लगा के इलेक्ट्रॉनिक शॉट दिए, और ये शॉट 7 दिनों तक देता रहा। उसके बाद उसने उस जल को निकाला और देखा तो पता चला कि जो जल था उस जल में जो जीवन के लिए कुछ पदार्थ ऐसे थे जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे। इससे जीवन की संभावना बनती है कि इस जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। तो इसलिए उन्होंने ये प्रयोग किया जो आज के दौर में ये काफी माना जाता है। उस समय उन्होंने बहुत मेहनत करके ये बनाया था। तो देखते हैं कैसे क्या किया। देखिए, एक अमेरिकी वैज्ञानिक एस.एल. मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में पृथ्वी की अवस्था, उच्च ताप, वायुमंडल में मीथेन आदि, जो हमने गैसें लिखी हैं, ये 4 गैसें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, जल और हाइड्रोजन आदि स्थितियां पैदा की, जिससे एक बंद फ्लास्क में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एक ताप दिया। टेम्परेचर कितना दिया, उबलता हुआ जल था तो टेम्परेचर दिया 800 सेल्सियस। ताप के साथ विद्युत डिस्चार्ज कर देखा। हमने बताया था जैसे कि इतना तो टेम्परेचर था, और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को और दिया, डिस्चार्ज कर देखा। जल में अमीनो एसिड बनता है। जब इस जल को देखा तो अमीनो एसिड बनता है जो जीवन के लिए आवश्यक थे। अमीनो एसिड जो था वो जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व था। मिलर ने निरंतर 1 सप्ताह तक विद्युत विसर्जन करके किया, जिसके बाद संघनित द्रव का विश्लेषण कर उस द्रव में अमीनो अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि कई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित पाए गए जो जीवन के लिए आवश्यक थे। वो क्या थे, जीवन के लिए वो काफी महत्वपूर्ण थे। जीवन 3 अरब वर्ष पूर्व एक कोशिकीय जीव के रूप में हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जीवन का प्रारंभ जो हुआ वो 3 अरब वर्ष पूर्व एक कोशिकीय रूप में हुआ था। वे भीमकाय अड़ रहे होंगे, यानी बहुत तगड़े रहे होंगे। ये अणु अपने कैप्सूल का जनन भी करते थे, यानी एक है तो ये जनन करके 2 बना देंगे, ये 2 हैं तो ये 2 और बना देंगे, ये 2 और हैं ये 4 बना देंगे। तो इस कहने का मतलब है जो भीमकाय कड़ रहे होंगे वो क्या करते होंगे, कैप्सूल जनन भी करते हैं। जनन का मतलब है अपनी जैसी संतानों को जन्म देना। सबसे पहला बहुकोशिकीय जीव 2 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकट नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि जीवन जो था एक कोशिकीय तो था, लेकिन 200 करोड़ वर्ष पूर्व बहुकोशिकीय जीव नहीं हुआ होगा, तो एक कोशिकीय ही रहे होंगे। यानी बहुकोशिकीय जीव, हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय में आता।
यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पहला बहुकोष के जीव जो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 200 करोड़ वर्ष पहले तो प्रकट नहीं हुआ होगा, तो जब नहीं हुआ होगा तो वो कैसा होगा, एक कोशिकीय रहे होंगे। इस सिद्धांत का आज महत्व काफी बढ़ गया है। यानी देखिए वैज्ञानिक ने कैसा दिमाग लगाया कि हम पृथ्वी की वैसी स्थिति पैदा करते हैं जैसे कि हमारा जीवन उत्पन्न हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या किया, मीथेन को लिया, अमोनिया को लिया और जल को लिया और हाइड्रोजन को लिया और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोड लगाए, उसमें उसका ताप बढ़ा दिया कितना, 800 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ जल, और डिस्चार्ज देने के बाद देखा कि जीवन के लिए एसिटिक अम्ल और अन्य चीजें जो कार्बनिक पदार्थ थे वो उत्पन्न हुए, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण था। उसका ये आज काफी प्रयोग बढ़ रहा है। तो आज ये मिनरल का प्रयोग पड़ा। चार्ल्स डार्विन जो थे वो प्राकृतिक वर्ण के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बताया, जैसे कि आप पढ़ेंगे, जीवन रूप स्वरूप का विकास का एक सिद्धांत। इसमें कुछ धार्मिक विचार भी हैं और चार्ल्स डार्विन का भी विचार है, जो आप दो पढ़ेंगे, धार्मिक विचार पढ़ेंगे और चार्ल्स डार्विन का। तो चार्ल्स डार्विन जो थे वो एक समुद्री यात्रा पर थे, एक बहुत बड़ा जहाज था उनका, बीगल नाम का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राकृतिक चीजों का वर्णन किया। तो उन्होंने देखा कि जीव जो नष्ट हो गए थे वो भी जो जीवित हैं जीव, उनसे कुछ ना कुछ समानता रखते हैं, और ये नष्ट होने के बाद जो नए जीव बने वो भी समानता रखते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जीव प्राकृतिक के अनुसार जो बदल लेता, अपने स्वभाव को बदल लेता है, वो तो जीवित बना रहता है और आगे चलकर अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, जिसे प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया। और जो जीव उस पर्यावरण के या प्राकृतिक के स्वरूप नहीं बदल पाते वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये उन्होंने बताया था। देखिए, देखते हैं चार्ल्स डार्विन को। चार्ल्स डार्विन ने विश्व समुद्री यात्रा की। उनके जहाज का नाम HMS बीगल था। उन्होंने यात्रा के दौरान अवलोकनों पर, ये जो उनकी यात्रा थी, जो उन्होंने एक प्रयोग किया, वो उनके यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित था, यानी उनके प्रयोगों के आधार पर था। और निष्कर्ष निकाला कि सजीव आपस में तो समानताएं रखते हैं। सजीव यानी जो जीवित हैं वो कैसी समानताएं रखते हैं, जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय में थे, अब बहुत जीव विद्यमान नहीं हैं। यानी जो करोड़ों वर्ष पहले थे वो अब जीवित नहीं है। और जीवित क्यों नहीं है? क्योंकि वो पर्यावरण के प्रति अपने आप को बदल नहीं पाए, जो समय के साथ नष्ट हो गए और नई जीव उत्पन्न हुए। ये जीव विभिन्न विशिष्टताओं ने उन्हें जीवित रह सकने में सहायता की, जैसे कि जलवायु, भोजन आदि ने सहायता की। अन्य जीवों की अपेक्षा इन जीवों में जनन सक्षम भी थे, जिससे उनकी संतानें अधिक हुई। अंत में उनका वर्णन होता गया, जिससे डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का नाम दिया। जो जीव प्राकृतिक के अनुसार बदल नहीं पाए वे नष्ट हो गए। यानी जो पर्यावरण के अनुसार बदल नहीं पाए वो नष्ट हो गए। यानी कहने का मतलब है कि सजीव जो करोड़ों वर्ष पहले थे वो नष्ट हो गए। जो आज के जीव हैं उनसे वो समानताएं रखते हैं, लेकिन वो पर्यावरण को अपने अनुसार बदल नहीं पाए, इसलिए वो नष्ट होते गए। आगे देखिए, नई जीव उत्पन्न हुए और उनमें कुछ विशेषताएं थी, जैसे वहां उनके लिए भोजन था, जलवायु उनके लिए उचित थी। तो वो क्या किया, वो जब उनके लिए सब कुछ सक्षम है तो वो जनन भी किया। जनन से क्या हुआ, उन्होंने अपनी जैसी संतानों को जन्म दिया तो उनकी संख्या बढ़ी
जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका विकास स्वाभाविक है तौर पर बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो वो संतानें आगे बढ़ती गई। उसी को प्राकृतिक वर्णन नाम दिया किसने? चार्ल्स डार्विन ने। और जो जीव जंतु प्राकृतिक के अनुसार नहीं बदल पाए वो नष्ट होते चले गए। आप देखेंगे धार्मिक की बात, भाई धार्मिक साहित्य की बात, इससे भी थोड़ी बात समझ लें। चार्ल्स डार्विन ये है, उसका नाम याद रखना बीगल जॉर्ज था। उसने किसकी बात की? प्राकृतिक वर्णन की बात की। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है कि चार्ल्स डार्विन का जहाज का नाम बताइए, या चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन या किसका वर्णन किया, तो बताएंगे। धार्मिक परंपरा, परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। ये 3 भागों में बताया गया, ये हमने 3 भागों में बांट दिया। देखिए, संसार में जो आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसे ही सृजित हुई। वो अपने, ये बता, पहले बात में ये बता रहा कि जितने भी जो जीव जंतु हैं वो अपने आप बने, ये धार्मिक साहित्य के अनुसार। दूसरा, उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विकास विविधता और भविष्य में, यही उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी रहेगी। यानी उसने ये कहा कि उत्पत्ति के समय भी जैव विविधता थी और भविष्य में भी रहेगी। आगे देखिए, पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है। सभी विचारों में कुछ प्रचंड परिवर्तन, जो प्रचंड परिवर्तन आए वो 19वीं सदी में आए। यानी पृथ्वी ने बताया कि 4000 वर्ष पुरानी है और जितने भी नए परिवर्तन आए वो 19वीं सदी में आए। ये तो धार्मिक बात थी, ये बहुत ही कम पूछी जाती, लेकिन मैंने बता दिया। तो आज क्लास कैसी लगी है, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अब ये आपकी 12वीं क्लास की जो बायोलॉजी है वो कंप्लीट कराई जाएगी, सारी की सारी कंप्लीट कराइए। उसके बाद ही हम देखिए, अब हाई स्कूल भी वीडियो डले हैं 10th क्लास की, अब उसकी बायोलॉजी और फिजिक्स रह गई है। तो बायोलॉजी तो हम कंप्लीट करा ही देंगे उस हाई स्कूल की, लेकिन ये इंटर की पहले कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।